शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा, आयशा नूरी, मंतशा और उंजिला। ये वो 5 माफिया क्वीन हैं जिनकी यूपी पुलिस पिछले 5 महीनों से तलाश कर रही है। यूपी से लेकर दिल्ली और मुंबई से गुजरात तक इनकी तलाश की जा रही है। कोलकाता में भी इनको लेकर क्रैकडाउन हो चुका है। सर्च ऑपरेशन से सर्विलांस तक का एक्शन हो रहा है, लेकिन 5 महीने की भागम भाग के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। अचानक से शाइस्ता परवीन गायब हो गई। 27 फरवरी को आखिरी बार उसे कसारी मसारी इलाके के इसी घर में देखा गया था। जैनब फातिमा अपने मायके में ही अपने मायके वालों के साथ रहती थी। इसी हटवा गांव में ही उन्हें आखिरी बार 28 मार्च के बाद आखिरी बार जो है जैनब को इसी गांव में देखा गया। उसके बाद से उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। अतीक एंड फैमिली की तीसरी महिला आयशा नूरी भी फरार है। अतीक अहमद की इस बहन की तलाश भी पुलिस को है, लेकिन अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। जैनब फातिमा और आयशा नूरी के अलावा प्रयागराज पुलिस को और 2 महिलाओं की तलाश है। ये दोनों महिलाएं आयशा नूरी की बेटियां उंजिला और मंतशा है। कहा जाता है कि उंजिला की सगाई असद से होने वाली थी, जबकि मंतशा जो है वो मेरठ के एक रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करती थी। आखिरी बार उंजिला को प्रयागराज में देखा गया। जो अतीक एंड फैमिली की 5 महिलाएं हैं वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। ये माफिया ब्रदर्स की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड है, जिनकी तलाश उमेश पाल मर्डर केस की फाइल क्लोज करने के लिए भी हो रही है और इनकी खोजबीन अतीक गैंग के दी एंड के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसी मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड के पास अतीक की काली कमाई का पूरा काला चिट्ठा है और इन्हीं 5 के पास अतीक के एम्पायर का पूरा हिसाब किताब भी है। जब अतीक भी नहीं है, अशरफ भी नहीं है और जो 2 बड़े बेटे हैं वो जेल में हैं, जो 2 नाबालिग बेटे हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं और जो उसको पुलिस उनके रिश्तेदारों को भी अभी नहीं सौंप रही है, ऐसे में मैं समझता हूं कि चाहे अतीक की पत्नी शाइस्ता हो या अशरफ की पत्नी जैनब हो, इन दोनों के लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो अतीक अहमद का जो एक साम्राज्य था उसके वित्तीय पहलू को बचाना है। तमाम ज़मीनें बेनामी ज़मीनें हैं और तमाम ज़मीनें जो कि किसी न किसी के नाम पे खरीदी गई हैं, माना जा रहा है कि उन सब पे वो तमाम लोग अपना हक जता रहे हैं जिनके नाम पे वो ज़मीनें ली गई थी। मेरी अपनी जानकारी है कि इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनके नाम पे ज़मीनें ली गई, प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, उन सब ने अपने आप को खुद मुख्तार घोषित कर दिया है और उन ज़मीनों पर और उन प्रॉपर्टीज़ पे अपना हक जता दिया है और इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया है कि इसमें अतीक या अशरफ या उनके साम्राज्य का कोई भी पैसा लगा था। इन 5 में से कुछ किरदारों को आप बखूबी जानते हैं, कुछ के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, कुछ चेहरों की कहानी आपने टीवी या सोशल मीडिया पर देखी होगी, लेकिन इन 5 किरदारों की पहचान लगातार बदल रही है। इन 5 चेहरों में जो सबसे कॉमन बात है वो है माफिया अतीक अहमद। इसीलिए एक बार इन 5 की पहचान फिर से कर दीजिए। माफिया ब्रदर्स की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड में सबसे पहला नाम है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता परवीन को आमतौर पर लोग अतीक की बेगम के तौर पर जानते हैं, लेकिन पुलिस फाइल में शाइस्ता की आइडेंटिटी एक भगोड़े की है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा हुआ है और माफिया वर्ल्ड इसे गॉड मदर के तौर पर जानती है। शाइस्ता सीधी सादी हाउसवाइफ से कैसे गॉड मदर बनी, इसकी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड के बाकी किरदारों से भी मिलिए। शाइस्ता के बाद, या यूं कहा जाए कि शाइस्ता के साथ साथ पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द अगर कोई बना है तो वो है अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब। अशरफ की बेगम जैनब का पूरा नाम जैनब फातिमा है और माफिया वर्ल्ड इसे अतीक गैंग का सेकंड इन कमांड मानता है और पुलिस फाइल में जैनब की पहचान एक फरार आरोपित की है जो 15 मार्च से लापता है। इनपुट मिला है कि शाइस्ता के इशारे पर आजकल जैनब ही अतीक गैंग को लीड कर रही है, पूरे नेक्सस को ऑपरेट भी कर रही है। इसी वजह से पुलिस जैनब की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित करने की तैयारी में है। पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब, जैसा कि आपने देखा कि विजय मिश्रा की जो गिरफ्तारी हुई वो इसी ग्राउंड पे हुई
माना जा रहा है कि साहब वो लखनऊ में बैठकर ज़ैनब के साथ एक लैंड डील कर रहे थे, एक बेनामी ज़मीन का सौदा कर रहे थे, 11 करोड़ की ज़मीन का सौदा कर रहे थे। तो इन दोनों ही महिलाओं के ऊपर इस समय जिम्मेदारी है। इनके पति जा चुके हैं, इनके बच्चे जेल में हैं, अशरफ के बच्चे नाबालिग हैं, छोटे हैं। तो इन दोनों ही महिलाओं की इस समय जिम्मेदारी जो उन पे आ पड़ी है कि अपने परिवार की जो वित्तीय विरासत है, जो पैसे हैं, जो ज़मीन है, जो 2 नंबर का पैसा है, उस सबको किसी तरह सहेजना और बचा कर रखें। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड फाइल में तीसरा नाम है माफिया क्वीन आयशा नूरी का। आयशा नूरी की पहचान पहले माफिया अतीक की बहन के तौर पर थी, लेकिन अब आयशा नूरी की पहचान एक फरार मुजरिम की है और अतीक गैंग में इसका रुतबा बड़ी आपा का है। पुलिस कई महीने से इसकी तलाश कर रही है। अब पुलिस आयशा पर भी नाम घोषित करने की तैयारी में है। मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड में अगला नाम मंतशा नूरी का है। दुनिया के लिए मंतशा आयशा नूरी की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी अतीक के बेटे के साथ होनी थी, लेकिन पुलिस फाइल में इसकी पहचान एक फरार आरोपी की है। पुलिस मंतशा की गिरफ्तारी के लिए इनाम रखने की तैयारी कर रही है। आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक को जब यूपी पुलिस ने उठाया तो आयशा नूरी फरार हुई और फरारी में वो दोनों अपनी बेटियों को साथ लेकर भागी, जिनकी पुलिस अब भी तलाश कर रही है। माफिया ब्रदर्स के मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड में अगला नंबर आयशा की दूसरी बेटी उंजिला नूरी का है। पुलिस की फाइल में उंजिला अपनी मां और बहन के साथ 13 अप्रैल से फरार है और जिस तरीके से पुलिस को ये चकमा दे रही है, पुलिस अब इस पर भी इनाम रखकर इस छुपन छुपाई के खेल को खत्म करना चाहती है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड फाइल की लिस्ट में पहला नाम शाइस्ता परवीन का ही है और पुलिस अपना शिकंजा शाइस्ता पर कस रही है। जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, इसमें शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बादस्तूर फरार है। माननीय न्यायालय सीजेएम के आदेश से इनके विरुद्ध 82 का आदेश पालन हुआ है। चूंकि अभी भगोड़े की स्थिति में है, इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश से यहाँ पर आदेश को की एक प्रति चस्पा किया गया है, जो कि जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी है। 7 अगस्त को पुलिस ने शाइस्ता के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और इसी दिन से शाइस्ता पर सरेंडर की तलवार लटक गई। पुलिस की फाइल में शाइस्ता परवीन फरार आरोपी से भगोड़ा बन गई। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत ये कार्रवाई हुई और अब आगे बड़े एक्शन की तैयारी। अब जो शाइस्ता के पास आखिरी ऑप्शन है वो ये कि उसे अपने सेफ लोकेशन से बाहर आना होगा। शाइस्ता के पास अब 7 सितंबर तक का वक्त है। अब शाइस्ता पर सीआरपीसी की धारा 83 के तहत एक्शन होगा। शाइस्ता की चल और अचल संपत्ति के कुर्की का आदेश जारी होगा। शाइस्ता को अब 30 दिन के अंदर सरेंडर करना होगा। शाइस्ता हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन अपील के लिए भी बस 30 दिन की मोहलत है। शाइस्ता पर सख्त एक्शन के पीछे 2 बड़ी वजह है। एक ये कि शाइस्ता विदेश भागने का प्लान बना रही है, दूसरा ये कि उमेश पाल मर्डर केस की चार्जशीट में शाइस्ता का नाम बतौर मास्टरमाइंड दर्ज है। उमेश पाल मर्डर केस की चार्जशीट के मुताबिक उमेश पाल मर्डर को लेकर पूरी प्लानिंग शाइस्ता के घर पर हुई। प्लान बनाने के लिए कई दौर की मीटिंग्स हुई थी। शाइस्ता ने ही शूटर्स को हथियार और बाकी सामान मुहैया करवाए थे। शूटर्स को फरारी के लिए फंड भी शाइस्ता ने दिया। शाइस्ता की तलाश में पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है, कई लोकेशन की खाक छान चुकी है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस अब तक कम से कम 4 राज्यों का बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। इस लिस्ट में यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। प्रयागराज की चकिया से लेकर बरेठा गांव और मुंबई और कलकत्ता समेत कई लोकेशंस पर पुलिस रेड कर चुकी है। दिल्ली में भी शाइस्ता के साथ अलग अलग लोकेशन पर होने का इनपुट मिला था, लेकिन आखिरी बार शाइस्ता चकिया की कसारी मसारी में दिखी थी। जिस घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया, इसी घर में शाइस्ता रहती थी, लेकिन अब इस मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इस मकान के ठीक सामने शाइस्ता के पिता का मकान भी है। अब वहां भी कोई नहीं रहता। 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड का आरोप अतीक गैंग पर लगा। पुलिस ने जांच शुरू की तो शक के दायरे में अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन भी आई, लेकिन अचानक से शाइस्ता परवीन गायब हो गई।
27 फरवरी को आखिरी बार उसे कसारी मसारी इलाके के इसी घर में देखा गया था। कहते हैं कि शाइस्ता यहीं पे रहती थी और यहाँ पर उसे आखिरी बार यहाँ के लोगों ने 27 फरवरी को ही देखा था। उसके बाद से किसी ने उसे देखा नहीं। हालांकि पुलिस ने उसकी तलाश कुछ दिन बाद शुरू की, लेकिन तलाश करने से पहले ही इस उमेश पाल हत्याकांड के 3 दिन बाद 27 फरवरी को उसको आखिरी बार इस इलाके में देखा गया, कसारी मसारी किया। उसके बाद से वो मिसिंग हो गई। शाइस्ता परवीन को आप लोगों ने आखिरी बार कब देखा था? शाइस्ता जी की उमेश पाल हत्याकांड के लगभग 3 दिन बाद जो है इसी गली में जो है उनको अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद से वो पूरी तरह से भूमिगत हो गई थी। बल्कि जैनब जो थी वो मीडिया के द्वारा जो है बीच बीच में समय समय पे आती रहती थी और प्रोटेक्शन देती रहती थी और लोगों को। दरअसल 2016 में जब अतीक जेल गया तो उसने शाइस्ता को गैंग की कमान दी। शाइस्ता अतीक गैंग का पूरा कामकाज देखने लगी। वसूली, किडनैपिंग, मर्डर यानी हर अपराध शाइस्ता के ऑर्डर के बाद ही अंजाम दिया जाता था और देखते ही देखते शाइस्ता अतीक गैंग की गॉड मदर बन गई। बताया जा रहा है कि शाइस्ता कब क्या करना है, किस शूटर को कौन सा काम देना है, किस गुर्गे से वसूली करवानी है, किस गुर्गे को मर्डर का काम देना है, ये सारा प्लान अतीक ही बनाकर देता था। साबरमती जेल से कभी फोन पर तो कभी लेटर से शाइस्ता को अतीक का सीक्रेट मैसेज मिलता था। शाइस्ता को डायरेक्ट अतीक से ही इंस्ट्रक्शन मिलता था। उन्होंने शाइस्ता परवीन को आखिरी बार कब देखा और आप क्या जानकारी मिली कि कभी वो प्रयागराज उसके बाद आई? उसके पहले तो काफी एक्टिव थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। जिस समय अतीक अहमद अशरफ जेल में चले गए थे, बेटे लोग चले गए थे, तो पूरा माने पब्लिक के बीच में जाना, नाते रिश्तेदारों के यहाँ जो भी कार्यक्रम होते थे वो शाइस्ता ही जाती थे। इस दौरान उनके लोग साथ में रहते थे। सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन बाद हत्याकांड, 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड 3 दिन बाद इसी गली में आसपास के लोग बताते हैं देखे गए। उसके बाद से वह पूरी तरह से भूमिगत है, कभी भी सामने नहीं आई, ना तो कोई उनका स्टेटमेंट आया, ना तो और उनके बारे में कोई जानकारी आई। अब उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी रहते हैं यहाँ पे। उनके यहाँ भी कभी कहा गया कि शायद जब अतीक और अशरफ की बॉडी को सुपुर्द खाक किया जा रहा था तब भी आने की सूचना थी, ऐसा था क्या? ऐसा कुछ अफवाह थी, लेकिन पुलिस की इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। न तो आसपास के लोग भी पहचान पाए, न तो पुलिस और उनके जो है। ये जो घर जहाँ हम खड़े हैं यही शाइस्ता परवीन रहती थी? यही शाइस्ता परवीन के रहने की जानकारी जो है आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ही अतीक का गैंग संभाल रही है और अतीक के बेगम के इशारे पर ही हाइड आउट का ये खेल चल रहा है। अतीक की बेगम ने ही इन 5 माफिया क्वींस को सेफ लोकेशन पर छिपाया हुआ है। शाइस्ता के ऑर्डर पर ही अतीक के खास मददगार इस मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहे हैं, फंड और लोकेशन दे रहे हैं। पुलिस माफिया की इस लेडी ब्रिगेड को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यूपी एसटीएफ के साथ साथ हर कोई दूसरे स्टेट में भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ये तीनों महिलाएं अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई। इसकी बड़ी वजह है इनका बुर्का नशी होना। मतलब ये कि बुर्के का फायदा उठा रही हैं। आसानी से दूसरी महिलाओं की भीड़ में वे शामिल हो जाती हैं और अपनी पहचान छिपा लेती हैं। इसी वजह से पुलिस शाइस्ता पर लगातार अपना शिकंजा कस रही है। इनपुट मिला है कि पुलिस शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पुलिस शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि 1 लाख तक बढ़ा सकती है। शाइस्ता ने न सिर्फ अतीक के जेल जाने के बाद अतीक के काले साम्राज्य को संभाला, बल्कि शाइस्ता अतीक की सियासी विरासत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही थी। शाइस्ता चुनावी मंचों पर अतीक का पर्चा पढ़ती, मुसलमानों को अतीक के नाम पर मोबिलाइज करती थी। शाइस्ता अतीक को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनाने की कोशिश में थी। अब तक शाइस्ता पर कुल 5 केस दर्ज हैं। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है और विदेश भागने की आशंका के चलते रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। शाइस्ता अतीक की तरह ही गैंग को साइलेंटली ऑपरेट कर रही है, लेकिन इस मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड में सबसे ज्यादा एक्टिव है जैनब। अशरफ की बीवी अशरफ के नक्शे कदम पर चल रही है। जैसे अशरफ अपने भाई का साथ देता था, ठीक वैसे ही जैनब अपनी जेठानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 24 फरवरी को जैसे ही उमेश पाल का मर्डर हुआ, इसके बाद कुछ दिनों तक जैनब साइलेंट रही, लेकिन जैसे ही मर्डर की साजिश में अशरफ पर शिकंजा कसने लगा, जैनब फौरन एक्टिव हो गई। अशरफ को जब पहली बार बरेली जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी चल रही थी, तब जैनब फातिमा ने बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात की। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त का वीडियो है। इतना ही नहीं, उमेश पाल शूटआउट के बाद 6 मार्च को जब अतीक की बहन ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी जैनब फातिमा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी।
जैनब ने अपने पति को बेगुनाह बताया था और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्नी ने अशरफ की हत्या की आशंका जताई थी। 6 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने आखिरी बार देखा और 15 मार्च को अचानक से जैनब पुलिस की रडार से गायब हो गई। जैनब पर साक्ष्य छुपाने, जांच में सहायता न करने और हत्यारों को फरार कराने की मदद का आरोप है। इसी बीच इनपुट आया कि जैनब और शाइस्ता के बीच अतीक की प्रॉपर्टी को लेकर जंग छिड़ गई। दोनों ने अलग अलग गैंग बना लिया। शाइस्ता की गैंग का कोड IS 227 और जैनब की गैंग का कोड GF 56 बताया गया। फातिमा लगातार अशरफ के साथ रही। जब कहा जाता है कि जब अशरफ और अतीक दोनों जेल में थे, उस दौरान शाइस्ता और जैनब में जो है वो फ्रैक्शंस बढ़े, उस दूरियां बढ़ी और उसके बाद से ही जैनब जो है अपने मायके चली आई, यानी कि हटवा के इसी घर में आकर रहने लगी और जब तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती थी तब तक इसी घर में रहती थी। उसके बाद से वो जो है इसी घर यहीं पे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी थी। कहा जा रहा है कि 28 मार्च के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और जब जैनब को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया, तब से जैनब फरार हो गई और फिर पुलिस की पहुंच से दूर निकल गई। पुलिस लगातार उसे ढूंढने की कोशिश अब भी कर रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस उस पर इनाम की राशि भी बढ़ा सकती है, यानी कि पुलिस उसके लिए इनाम की घोषणा भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद से ही जैनब और शाइस्ता के बीच मनमुटाव हो गया था। इसी के बाद वो हटवा गांव यानी अपने मायके में रहने लगी। जैनब की आखिरी लोकेशन इस गांव में मिली थी और पुलिस लगातार यहां छापेमारी भी करती रही, लेकिन अब तक पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिले। हम भी इस लोकेशन पर गए, हमने जैनब को लेकर पड़ताल की। अतीक के भाई अशरफ की बेगम जैनब फातिमा 18 मार्च को प्रयागराज में प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करती हुई दिखाई दी। उसके बाद 28 मार्च को उनका एक और बाइट आया जिसमें वो मीडिया से बात करके अशरफ की जान को खतरा बता रही थी। उनको शक था कि अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है। बरेली से अशरफ को प्रयागराज लाया गया था पेशी के दौरान। उस बार आखिरी बार उन्हें प्रयागराज में देखा गया। उसके बाद खबर थी कि वो प्रयागराज से सटे जो हटवा का इलाका है वहां रह रही थी। ये वही इलाका है जहां पे उनका मायका था। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये यहीं पर जैनब जो है अपने पिता के साथ रहती थी। 2019 में इस मकान को पुलिस ने कार्रवाई की और इसे बुलडोज किया गया, इसे ढहा दिया गया। उसके बाद से भी जैनब फातिमा अपने मायके में ही अपने मायके वालों के साथ रहती थी। इसी हटवा गांव में ही उन्हें आखिरी बार 28 मार्च के बाद आखिरी बार जो है जैनब को इसी गांव में देखा गया। उसके बाद से उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब लेटेस्ट इनपुट यह है कि जैनब ने शाइस्ता के कहने पर ही विजय मिश्रा को डील के लिए फोन किया था और इसी डील के पैसों से विदेश भागने का प्लान बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी शक है माफिया ब्रदर्स की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड इसी हटावा गांव में छिपी हुई है। माफिया ब्रदर की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड में तीसरा नाम है आयशा नूरी। आयशा का रुतबा अतीक गैंग में इतना बड़ा है कि अतीक का हर खास आदमी उसको अतीक जितनी ही तवज्जो देता है। आयशा नूरी की जुबान से निकला हर अल्फाज गैंग के लिए फरमान होता है। जानकारों के मुताबिक गैंग में बड़ी आपा के नाम से मशहूर आयशा नूरी का कद अतीक गैंग में शुरुआत से ही बेहद ऊंचा रहा। बताया जाता है कि आयशा नूरी वो किरदार है जो पर्दे के पीछे रहकर अतीक की सभी साजिशों में एक्टिव मेंबर के रूप में रही और जरायम के हर कदम पर अतीक का साथ दिया। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में योगी एक्शन ने आयशा के कारनामों को बेनकाब कर दिया। यूपी पुलिस को पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि आयशा का इस हत्याकांड में सीधा हाथ है। ऐसे में आयशा का नाम FIR के लिए आगे बढ़ा दिया गया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी को हुए शूटआउट के बाद 5 मार्च को आयशा नूरी के घर मेरठ पहुंचा, जहां आयशा और उसके पति डॉक्टर अखलाक ने उसकी खूब आवभगत की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अतीक के बहन और बहनोई ने गुड्डू मुस्लिम को भगाने के लिए मदद दी, साथ ही रुपए पैसे का इंतजाम भी कराया। यूपी STF को डॉक्टर अखलाक के घर से एक CCTV फुटेज भी मिला। CCTV 5 मार्च सुबह 5:53 का है, जिसमें दिख रहा है कि गुड्डू मुस्लिम एक बैग लेकर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके बाद अखलाक कमरे के अंदर से आता है और गुड्डू शूटर को गले लगाता है। फिर सभी कमरे में चले जाते हैं। CCTV में आयशा और उसकी बेटियां भी नजर आ रही हैं।
अतीक एंड फैमिली की तीसरी महिला आयशा नूरी भी फरार है। अतीक अहमद की इस बहन की तलाश भी पुलिस को है, लेकिन अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। दरअसल 5 मार्च को पहली बार आयशा नूरी को एक सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। वो अपने घर पर मेरठ में थी। जब गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था तब वीडियो फुटेज सामने आए थे, उसमें देखा गया था कि उसके पति अखलाक और आयशा नूरी ने उसकी बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। उस दौरान घर में उसकी दोनों बेटियां उंजिला और मंतशा भी थी। उसके अगली ही सुबह यानी 6 मार्च को आयशा नूरी अपनी बड़ी बेटी उंजिला के साथ प्रयागराज चली आई थी और लगातार यहीं पे रह रही थी। गुड्डू मुस्लिम को फरार कराने के बाद आयशा नूरी अपनी बेटी उंजिला नूरी के साथ प्रयागराज आ गई और अशरफ की पत्नी जैनब के साथ 6 मार्च को मीडिया के सामने आई, जिसमें आयशा ने न सिर्फ अतीक और अशरफ को बेगुनाह बताया बल्कि यूपी पुलिस पर आरोप लगाया कि वो उसके भाइयों को एनकाउंटर कर सकती है और इसके लिए बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है। हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर हम कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है सर। इस घटना में किसकी साजिश लगती है आपको? सर हम कुछ नहीं जानते किसकी साजिश। ये माफिया अतीक का अपनी बहन आयशा नूरी पर भरोसा ही था जो उसने गैंग की कमान आयशा को सौंप रखी थी, जिसके बाद आयशा साय की तरह पुलिस के हर मूवमेंट पर नजर रखने लगी। आयशा तब खुलकर सामने आई जब अतीक को गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा था। इस दौरान आयशा साय की तरह काफिले के साथ चलती रही। यहां भी आयशा ने एक बार फिर शक जताया था कि उसके भाइयों का एनकाउंटर हो सकता है, अतीक और अशरफ की हत्या की जा सकती है। लेकिन एनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद को डर लग रहा है? जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था इस वजह से मुझे डर है। क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था उससे मुझे डर लग रहा है। क्या बयान दिया? वो आप लोग को पता है क्या बयान? इस वक्त तक पर्दे के पीछे से अतीक गैंग की कमान संभालने वाली आयशा खुलकर सामने आ चुकी थी और पुलिस की नजर में भी चढ़ चुकी थी। यूपी पुलिस ने यहीं से आयशा को टारगेट किया और उसकी पूरी कुंडली खंगाल मारी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आयशा का काला चिट्ठा सामने आ चुका था, लेकिन सबूत उसके पति अखलाक की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने 2 अप्रैल को सीसीटीवी के आधार पर उसके पति डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक्शन से आयशा सहम गई। उसे यकीन हो गया कि पुलिस अब ना तो उसे छोड़ेगी और न ही उसके भाई अतीक को। इस दौरान आयशा तो फरार हो गई, लेकिन उसका शक सही साबित हुआ। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, वो भी मीडिया के कैमरों के सामने। का मामला है, एक आपराधिक परिवार का मामला है, तो बात थोड़े से अलग लेंस से, अलग चश्मे से देखी जा रही है। पर मैं समझता हूं कि यदि परिवार में किसी एक आदमी पर कोई दिक्कत आती है, संकट आता है, तो भाई बहन, माँ बाप, बेटे, पत्नी, पति, कम से कम ये जो नज़दीकी रिश्ते होते हैं वो आपके साथ खड़े ही होते हैं। अब ऐसे में अगर आयशा नूरी अपने भाइयों के साथ खड़ी रही, अपनी भाभी के साथ खड़ी है, अपने भतीजों के साथ खड़ी है, उनके लिए पिटीशन दायर कर रही है, उनके लिए खुद मुलजिम बन के फरार है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अपने चहेते भाइयों की हत्या के बाद तो जैसे आयशा नूरी बौखला गई, लेकिन यही बौखलाहट आयशा के लिए काल साबित हुई। यूपी पुलिस अब तक अतीक की पूरी महिला ब्रिगेड के पीछे पड़ चुकी थी, जिसमें आयशा का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस को जानकारी मिली कि आयशा प्रयागराज की कछार में छुपी हुई है। उसके साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता और जैनब भी है। इसके अलावा शूटर साबिर और अरमान को भी इन लोगों ने अपने डिफेंस के लिए रखा था। जिसके बाद शुरू हुआ आयशा नूरी का सर्च ऑपरेशन। कछार के 5 किलोमीटर के दायरे में जाल बिछाया गया, जिसके बाद आयशा लगातार अपनी लोकेशन बदलती गई। पुलिस को आयशा का सुराग पहले कछार, फिर हटवा, फिर मरियाडीह गांव में मिला, लेकिन हर बार आयशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। आखिरी उसकी लोकेशन कौशाम्बी में मिली थी। कहा जाता है कौशाम्बी के समदीपन घाट थाना क्षेत्र के दौरान के तहत उसकी कार बरामद की गई थी। कार उसकी लवारिस हालत में थी और कौशाम्बी से इसी थाना क्षेत्र के तहत जो है उसको बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की थी और वहां के एसएचओ और जो कांस्टेबल हैं उनको भी उनका सस्पेंड किया गया था। क्योंकि कौशाम्बी जो है वो आयशा नूरी का अपना ससुराल है और
अक्सर जो है वो यही पे रहती थी। जब 6 मार्च को वो मेरठ से कौशाम्बी आई और जब अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने जब आयशा नूरी और उसकी बेटियों को भी आरोपी बनाया, उसके बाद से ही आयशा नूरी फरार हुई और अब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। इस दौरान आयशा नूरी और उसकी बेटी मंतशा की फोटो सामने आई। बकरीद से पहले सामने आई फोटो में मां बेटी बकरियों के साथ नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर खौफ भी नहीं था। बकरीद से ठीक पहले ही आयशा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर याचिका दायर की गई थी। ऐसे यूपी पुलिस को यकीन हो गया कि याचिका दायर करने के लिए आयशा प्रयागराज से दिल्ली एनसीआर पहुंची हुई है। यही वो लास्ट लोकेशन थी जिसे पुलिस ट्रेस कर पाई थी, लेकिन ना तो आयशा हाथ आई और ना ही उसकी बेटी मंतशा। हालांकि आयशा नूरी पुलिस के साथ चल रही लुका-छुपी के खेल से तंग आ चुकी है। उसे अपने एनकाउंटर हो जाने का भी डर है। ऐसे में आयशा ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी भी दी, लेकिन आयशा को राहत नहीं मिली। शाइस्ता परवीन, ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी के अलावा प्रयागराज पुलिस को और 2 महिलाओं की तलाश है। ये दोनों महिलाएं आयशा नूरी की बेटियां उंजिला और मंतशा है। कहा जाता है कि उंजिला की सगाई असद से होने वाली थी, जबकि मंतशा जो है वो मेरठ के एक रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करती थी। आखिरी बार उंजिला को प्रयागराज में देखा गया था जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मां के साथ मौजूद थी। इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कहा जा रहा है कि उंजिला जो है वो अपने पिता डॉक्टर अखलाक की तरह ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरठ के ही एक कॉलेज से बीडीएस कर रही थी। आयशा नूरी की बेटी और अतीक की भांजी उंजिला नूरी को आखिरी बार प्रयागराज में देखा गया था। उंजिला अपनी मां आयशा नूरी और मामी जैनब के साथ मीडिया के सामने आई। उस समय आयशा अपने भाई अतीक की हत्या की आशंका जताते हुए रो पड़ी, लेकिन उंजिला के जुबान से एक शब्द न निकला। उंजिला अपने माफिया परिवार के उलट पढ़ाई में अच्छी थी। उसने मेरठ के ही एक कॉलेज से बीडीएस किया और अपने पिता डॉक्टर अखलाक की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात अतीक के बेटे असद से बढ़ने लगी। मुलाकातें प्यार में बदली और परिवार ने रिश्ता तय कर दिया। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद उंजिला की जिंदगी बदल गई। अतीक के पूरे परिवार के फरार होने के बाद शादी की डेट टाल दी गई। इस बीच पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में उंजिला के खिलाफ भी अहम सबूत मिले। उंजिला कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उंजिला ने न सिर्फ गुड्डू मुस्लिम की भागने में मदद की, बल्कि प्रयागराज पहुंचकर असद को भी निकलने का प्लान एक्टिव किया। यही नहीं, बताया जाता है कि अपने मंगेतर असद को पुलिस से बचाने के लिए उंजिला ने तंत्र विद्या करके बकरे की बलि भी दी, लेकिन उसका कोई भी पैतरा काम न आया। 13 अप्रैल को पुलिस ने झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद से उंजिला फरार है। पुलिस को उंजिला की तलाश इसलिए भी है क्योंकि उंजिला अपने मंगेतर से घंटों फोन पर बात किया करती थी। ऐसे में असद ने उंजिला को न सिर्फ गैंग की अंदरूनी जानकारी दी होगी, हो सकता है उमेश पाल हत्याकांड का प्लान भी बताया हो। बताया जाता है कि उंजिला नूरी अपने मंगेतर असद के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे के चलते वो अपने प्यार के आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई। पड़ताल में पता चला कि उंजिला नूरी उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई बार मेरठ से प्रयागराज गई, लेकिन जब वो फरार हुई तो छुपने का ठिकाना बदल दिया। पुलिस को उंजिला की आखिरी लोकेशन दिल्ली एनसीआर में मिली। उंजिला की तरह ही उसकी बहन और आयशा की दूसरी बेटी मंतशा पर भी अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की भागने में मदद करने का आरोप है, जिसके बाद से वो भी पुलिस के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक मंतशा भी मेरठ के ही एक प्रोमिनेंट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई कर रही थी और अतीक के बेटे एजम के संपर्क में थी। एजम पर भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। वो अभी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। मंतशा और एजम भी घंटों फोन पर बात करते थे। ऐसे में अगर मंतशा पुलिस के हत्थे चढ़ती है तो कई अहम राज से पर्दा उठ सकता है। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को अतीक के शूटर्स को पनाह देने का आरोपी बनाया है। दरअसल कहा जा रहा है कि 5 मार्च को जब गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पहुंचा था, तब उसकी दोनों बेटियां वहीं मौजूद थी और उन्होंने गुड्डू मुस्लिम की सेवा भी की थी। उन्हें उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के बारे में जानकारी थी, लिहाजा पुलिस ने उन्हें भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है।
हालांकि अब ये दोनों बेटियां कहां हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना तो मेरठ में उसके पड़ोसी बात करने के लिए तैयार है और ना ही प्रयागराज में उसके रिश्तेदार। इस लेडीज गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो प्लान बनाया है, उसमें इनाम रखने के साथ साथ अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अतीक गैंग के मददगारों और राजदारों की पूरी लिस्ट फिर से बनाई जा रही है। इनके रिश्तेदारों और मददगारों के घर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती की जाएगी। मददगारों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। मतलब ये कि एक गलती और माफिया ब्रदर्स की ये मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड सलाखों के पीछे नजर आएगी। जिले में जीटी रोड पर एक शख्स को, एक वकील को दौड़ा दौड़ा कर पिस्तौल और बम से मारा गया। उसके दोनों गनर्स को जान से मार दिया गया। पुलिस के 2 गनर्स को जान के मार दिया गया। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के हालिया सालों में ये सबसे बड़ी घटना रही है, जब तक अतीक और अशरफ की हत्या नहीं हो गई उसके पहले। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन, जो भी शख्स पुरुष हो या महिला, अगर वो किसी भी तरीके से उस अपराध में और अपराधियों से संलिप्त, संलग्न और या उनको जाहिर तौर पे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करता हुआ पाया जाएगा या इसका शुबह होगा, तो डेफिनेटली पुलिस उनको अकाउंटेबल करेगी, उनके खिलाफ मुकदमा करेगी। जिस तरह शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के घर डुगडुगी बजाई और कुर्की का नोटिस चिपकाया, इसका सीधा संदेश अतीक गैंग पर प्रेशर क्रिएट करना है, क्योंकि प्रेशर में इंसान हमेशा कोई ना कोई गलती जरूर करता है और इसी एक गलती का इंतजार यूपी पुलिस की टीम को भी है। विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।